तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंटेक्स्ट तो हमने देख लिया, बैकग्राउंड तो देख लिया। चार प्रोमिनेंट इवेंट्स थे जिसने एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करा था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के सक्सेसफुल लॉन्च के लिए, कि वो मतलब फ्यूचर में जब भी वो लॉन्च हो तो सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च हो सके। तो वो चार बैकग्राउंड्स को हमने देखा था ब्रॉडर लेवल पर कुछ इस तरीके से। नंबर वन आपके सामने था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इवेंट। नंबर टू, रॉलेट एक्ट के रिपरकशंस। नंबर थ्री, जलियांवाला बाग मैस्कर। और नंबर फोर था मॉनफोर्ट रिफॉर्म्स, या जिसको आप आम भाषा में कहते हो मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और उसके अंदर कुछ हमने सब पॉइंट्स और कुछ एनालिसिस देखी थी। तो फाइनली हमने एक एनालिसिस इस बात के ऊपर भी करी थी कि कांग्रेस में सभी के सभी लोग रेडी नहीं थे गांधी जी के सत्याग्रह वाले मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। उनको लग रहा था कि एक नया फॉर्म ऑफ मास स्ट्रगल है, पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि अभी तक अंग्रेज़ों के सामने जो भी हथकंडे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा अपनाए गए वो किसी मतलब के नहीं थे। कुल मिलाकर हमने अभी तक जो जिस्ट जानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर जब से ये 1919 शुरू होने जा रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट शुरू होने जा रही है, अंग्रेज़ों ने कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात हमें धोखा दिया था, हमसे झूठ बोला था। कोई स्वराज का आइडिया उनके दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था, और एक लॉलीपॉप के तौर पर हमें मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स पकड़ा दिए, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पकड़ा दिए इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। अब जैसे आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी करी थी, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इस चीज़ को लेकर भी एग्री नहीं थे कि हमें मुस्लिम इशू को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि नहीं। तिलक की तिलक जी की चल जाती, लेकिन जैसा कि आपको पता है 1 अगस्त 1920 में उनका देहांत हो गया, और अब कोई इफेक्टिव लीडर या एबल लीडर गांधी जी के अलावा तो था ही नहीं। तो अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की कमान एक दिग्गज नेता के तौर पर हु विल इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ मास स्ट्रगल, वो अब गांधी जी के हाथ में थी। और अच्छी बात यह पड़ी थी हमने कि मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट करा था कांग्रेस के इस इनिशिएटिव को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के मर्जिंग इशू को, क्योंकि दोनों का एजेंडा क्या है, नॉन कॉपरेशन। तो फाइनली जब सारी पार्टीज रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेट्स लॉन्च नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। कलकत्ता टू नागपुर सेशन, बैकग्राउंड जानते हैं। द ट्रीटी ऑफ सेवरेस ये टर्की के साथ साइन करी गई थी मई 1920 में, अलाइड फोर्सेस के द्वारा, प्रोमिनेंटली ब्रिटेन के द्वारा। दिस ट्रीटी कंप्लीटली डिसमेंबर्ड टर्की। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इलाहाबाद में कंडक्ट हुई थी जून 1920 में। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था कि हमें कैसे नॉन कॉपरेशन दिखाना है अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान में। जितने भी लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, तो क्या एजेंडा तय करा गया कि मासेस को क्या बताया जाएगा लीडर्स के द्वारा। तो इट अप्रूव्ड अ प्रोग्राम विच इंक्लूडेड रेंज ऑफ एक्शंस लाइक, नंबर वन तो प्रोमिनेंटली जो था वो था बॉयकॉट करना। किस किस को? स्कूल्स को, कॉलेजेस को, लॉ कोर्ट्स को। लॉ कोर्ट्स क्योंकि किसी काम के ही नहीं थे। रॉलेट एक्ट में कोर्ट ऑफ लॉ की कोई इंपॉर्टेंस है? कोई उसका ग्राउंड है स्ट्रॉन्ग? कुछ कर सकता है? नहीं। सारे लोग ये चाहते थे, क्योंकि नए मेथड्स ऑफ मास स्ट्रगल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं पहली बार नॉन कॉपरेशन खिलाफत इशू के अंदर, मूवमेंट के अंदर। तो गांधी जी वॉज आस्क्ड टू लीड द मूवमेंट। अगस्त 1920 में जब से ये 2 महीनों के अंतर्गत ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो बस जुलाई का महीना निकला और अगस्त 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय खिलाफत कमिटी। याद रखना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो लॉन्च करा गया था
जिसने ये फरमान जारी करा था अपनी साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस कमेटी हो चाहे खिलाफत कमेटी हो, अब तो वो साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रीलिम्स के लिहाज से, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इट वॉज फॉर्मली, सबसे पहले जो फरमान जारी करा गया था एक कागज के टुकड़े पर प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट के साथ, वो खिलाफत कमेटी ने जारी करा था। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है इस टाइम पर, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी भी स्टेक होल्डर के अंदर भी डिफरेंस नहीं है कि आप सोचो मुस्लिम लीग के लीडर्स अलग हैं, कांग्रेस के लीडर्स अलग हैं, नाम के लिए वो अलग है, लेकिन अभी इस टाइम पर वो सारे लोग एक कॉमन छत्र छाया के अंदर ही बंधे हुए हैं, एक कॉमन धागे से ही अपने आप को पिरोकर, अपने आप को बांधकर वो इसका पार्ट है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का। कांग्रेस का सेशन वैसे दिसंबर के महीने में होता था, मैंने आपको अक्सर बताया था, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था बहुत बार ऐसा भी होगा कि कांग्रेस का सेशन एक स्पेशल सेशन के तौर पर कंडक्ट करा जाएगा और दिसंबर तक का इंतजार करने का टाइम नहीं होगा। पहली बार ऐसा कोई सेशन आपके सामने आ रहा है आपके कोर्स में, जब से आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो और जब से 1885 में कांग्रेस बनी है। कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन कंडक्ट हुआ। बात यह थी कि अगर सेशन कंडक्ट हुआ कलकत्ता में हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप महीने के ऊपर फोकस करो। पहली बार आपको कांग्रेस का सेशन कब कंडक्ट होता हुआ दिख रहा है? हमेशा कब दिखता था? दिसंबर में। इस बार कब कंडक्ट हो रहा है? सितंबर में। क्यों? इट वॉज नॉट अ नॉर्मल सेशन, इट वॉज अ स्पेशल सेशन। क्योंकि किसको पुश करना है? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को पुश करना है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वॉज हेल्ड एट कलकत्ता इन सितंबर 1920। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अगर मिल रही है तो यही है कांग्रेस सेशन। लाला लाजपत राय ये प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। कांग्रेस ने इस सेशन में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव करा और उन्होंने बोला हम अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग या किसी भी प्रकार की वार्तालाप तब तक करने को तैयार नहीं है जब तक पंजाब में, अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड में उन्होंने जो करा जनरल डायर की छत्रछाया में, और खिलाफत इशू को लेकर जो टर्की में खलीफा सुल्तान के साथ जो करा गया, सॉरी सुल्तान वर्ड यूज मत करना, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन खलीफा के साथ जो करा गया, उसको डीथ्रोन जो करा गया, जब तक ये जो रॉन्ग हैपनिंग्स हुई हैं इनको रिमूव नहीं करा जाता और स्वराज को एस्टैब्लिश नहीं करा जाता, आप हमसे सिर्फ, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, आप हमसे सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करना, हमसे भी और खिलाफत कमेटी से भी, मुस्लिम लीग से भी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सभी नेताओं से, और कुल मिलाकर हिंदुस्तान की ज्यादातर जनसंख्या से, आबादी से, आवाम से, क्या वी विल नॉट एट ऑल कॉपरेट विथ यू इन एनी मैटर एंड वी विल बॉयकॉट वेरियस थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विथ यू, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। कलकत्ता के अंदर ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, इट अप्रूव्ड अ प्रोग्राम ऑफ कि हम लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे, जितने भी टाइटल्स और ऑनर्स हमें मिल रखे हैं उसको हम सरेंडर कर देंगे। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सरेंडर करा था अपना टाइटल नाइटहुड का। प्रैक्टिसिंग हैंड वीविंग एंड हैंड स्पिनिंग फॉर प्रोड्यूसिंग खादी, ये चीज क्या शो करता है? इंडियन मेड गुड को। एंड बॉयकॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों? वो सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएट करा जाएगा, वो सिर्फ बातूनी था, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिसीजन तो आप ही लेते हो। हिंदुस्तानियों को यह बोलना था अंग्रेजी हुकूमत से कि वो तो आपके ही बंदे लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज हैं, जो चार्जेस हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उनके ऊपर डिसीजन तो आपके ही बंदे लेते हैं। बाद में जब ये सब चीजें आगे बढ़ी तो एट अ लेटर स्टेज दिस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वुड इंक्लूड रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। जो भी लोग
सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन्होंने रिजाइन दिया। मास सिविल डिसोबीडियंस एंड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। जितने भी लोग इस नॉन कॉपरेशन खिलाफत आंदोलन में जो शामिल हो रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट करा गया था आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वर्क करना, वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन ये सब कुछ करते हुए, किसी भी घटना को अंजाम देते हुए, कोई भी प्रक्रिया करते हुए नॉन वायलेंट रहना, हिंसा मत करना, किसी भी प्रकार की अहिंसावादी रहना। द आइडिया ऑफ स्वराज, एक छोटा सा बॉक्स है, इसको देख लेते हैं। द प्रिसाइज नेचर ऑफ स्वराज एट विच गांधी जी एम्ड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज नॉट क्लियर टू कंटेम्पररीज नेशनलिस्ट। मैंने आपको बताया था, ये वाली बात मैंने आपको अराइवल ऑफ गांधी वाले चैप्टर के अंदर क्लियर करी थी, प्रीवियस चैप्टर के अंदर, याद है? स्वराज का आइडिया अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग था। गांधी जी जब आएंगे, मैंने आपको बताया था, वो बोलते हैं स्वराज सिर्फ सेल्फ रूल नहीं है कि हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर हिंदुस्तान के लोग ही हुकूमत के तख्त पर बैठेंगे, एक इंडियन के द्वारा ही रूल करा जाएगा। बट स्वराज मीन्स रूल ऑफ सेल्फ एज वेल एज रूल ओवर सेल्फ। आपको अपने आप को भी देखना है। स्वराज सिर्फ कंट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये प्रशासनिक बात नहीं है, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये देश के ऊपर बात नहीं है। स्वराज इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग योर ओन पर्सनल लाइफ, योर ओन पर्सनल बॉडी, योर ओन पर्सनल सोल, योर ओन पर्सनल इंटेग्रिटी, योर साइकोलॉजी, योर फिलॉसफी, योर टेम्परामेंट, योर एप्टीट्यूड, योर एटीट्यूड, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर वर्डिंग्स, योर लाइफ, your dignity, the way you make impact on others। ये सब कुछ तभी हो सकता है when you have rule over self। काइंड ऑफ इनका ये कहना था, अगर आपका मन ही आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है तो आप वैसे तो आजाद हो, आपके ऊपर बाहर से कोई बंदिश नहीं लग रही है मन, लेकिन अगर आपका किसी गतिविधियों में, किसी परेशानियों में अगर उलझा हुआ है, वो भी स्वराज नहीं है। आपका मन किसी और की चपेट में है। आपको अगर सिर्फ ये लगता है कि आपकी रोटी छिन जाएगी और आप किसी की गुलामी करना नहीं छोड़ पा रहे हो, आप उसको पुचकारना नहीं छोड़ पा रहे हो, आप उसकी हां में हां मिलाना बंद नहीं कर पा रहे हो, ये भी स्वराज नहीं है। डोंट वरी, आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में थोड़ा सा नैरो एंगल मिलेगा स्वराज का। अभी जो यहां पर दे रखा है उसको लर्न कर लेना। व्हेन आई विल कम टू द पॉलिटिकल थ्योरी बुक फॉर जीएस स्टूडेंट्स क्लास 11 की, तब मैं आपको गांधीज्म एक चैप्टर है आइडियोलॉजी की टर्म्स में, मैं आपको स्वराज का प्रिसाइज मीनिंग बताऊंगा वहां पर। एज वेल एज पीएसआईआर के स्टूडेंट्स को तो और डिटेल में पता लगेगा स्वराज का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है? तो प्रिसाइज नेचर ऑफ स्वराज एट विच गांधी जी एम ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, इट वॉज नॉट क्लियर टू कंटेम्प्रेरी नेशनलिस्ट। अब जो मैंने बातें कही, अब मैं आपको स्वराज का एक नया एंगल दे रहा हूं कि रूल ओवर सेल्फ के अंदर मैंने आपको कितना कुछ बताया। ये वाली बातें क्या लाला लाजपत राय जी को, एनी बेसन जी को, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये उनको पता होंगी ये वाली बातें? बताओ। या फिर जो लोग कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड भी नहीं है, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट हैं, क्या उनको पता होंगी ये वाली बातें? एकदम से तो नहीं पता होंगी। गांधी जी जब तक बताएंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पता लगेगा? तो ऑल्दो गांधी जी सेड दैट इट वाज पार्लियामेंट्री स्वराज, although Gandhi ji said that it was parliamentary Swaraj in accordance with the wishes of the people of India, Jawaharlal Nehru admitted that it was a vague Swaraj with no clear ideology behind it। तो गांधी जी ने, मतलब देखो, गांधी जी यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो पार्लियामेंट्री स्वराज है। हम लोग जो हैं हुकूमत के तख्त पर बैठकर अपने आप को स्वयं चलाएं, अपने देश को चलाएं, और एक हिंदुस्तानी के ऊपर हिंदुस्तानी प्रशासन ही हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कहना था इट वॉज अ वेग स्वराज विद नो क्लियर आइडियोलॉजी। इस पॉइंट पर आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू को रिब्यूक करते हुए गांधी जी कहते हैं कि देखो नेहरू, तुम अभी जानते नहीं हो, जनता को धीरे धीरे करके बातें बताई जाती हैं, अभी वो एकदम से आइडिया को समझेंगे ही नहीं, उनको एक दो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगो। अब जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में कभी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं था,
लेकिन नेहरू को आप इमेजिन कर सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू थोड़े से इमेच्योर नेता है अभी यहां पर इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो एक जवान खून है, गर्म खून है। वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का पार्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। उनकी अप्रोच मॉडरेट ही है, उनकी अप्रोच गांधीवादी ही है, लेकिन इनकी एज डिफरेंसेस होने के कारण जैसे होता क्या है, मान लो कि मैं कोई बात आपको बताना चाह रहा हूं, एक सही टाइम पर बताना चाह रहा हूं। अब आप में से हो सकता है किसी की आदत हो पट पट बोलने की, बीच में मेरे को बात कंप्लीट ना करने देने की, तो ऑब्वियस ये बात है, आप मुझसे गाली तो खाओगे। गांधी जी राइट टाइम पर सब कुछ करना चाहते थे। नेहरू इस टाइम पर ये बोलने के इट वॉज अ वेक स्वराज, लेकिन गांधी जी आगे चलकर अभी मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर स्वराज का और आइडिया जो है वो एक्सपेंड करते चलेंगे। ओके, एक बार के लिए हम यहां से समझते हैं इस बॉक्स को। 11th क्लास का जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल थ्योरी का स्वराज का कंसेप्ट पूरा यहाँ पर गिवन है गांधी जी का। एक बार के लिए हम इसको समझते हैं। स्वराज इट इज अ कंसेप्ट जिसको ऐसा माना जाता है विच इज एनालॉगस टू फ्रीडम, कि स्वराज का मतलब है आजादी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो ऐसे ही समझा जाता है कि आजादी ही स्वराज है। स्वराज के अंदर दो टर्म्स हैं, स्व मतलब सेल्फ, एंड राज विच मीन्स रूल। तो इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ नंबर वन द रूल ऑफ द सेल्फ, अपने ऊपर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी, अपना टेम्परामेंट, अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड, अपनी आत्मा के ऊपर आपका कंट्रोल होना, आपका रूल होना। ठीक है, ये तो हो गया रूल ओवर सेल्फ, आप अपने ऊपर ये कंट्रोल रखो। और रूल ऑफ द सेल्फ का मतलब ये कि यहां पर हो रही है थोड़ी सी नेशनलिस्ट बात, कि आपका रूल, आपका इन द सेंस के एक हिंदुस्तानी के ऊपर एक हिंदुस्तानी ही रूल करे, एक ऑस्ट्रेलियन के ऊपर एक ऑस्ट्रेलियन ही रूल करे, वो उनका मॉडल ऑफ स्वराज होगा। हमारा मॉडल ऑफ स्वराज क्या है कि हम अगर हिंदुस्तानी हैं, हम पर एक हिंदुस्तानी ही हुकूमत बैठे। तो स्वराज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, अगर हम बात करें स्वराज का मीनिंग, देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो उस टाइम पर क्या था, तो इट रेफर टू फ्रीडम, सबको आजादी मिलनी चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड भी थी, ये एक पॉलिटिकल डिमांड भी थी, और ये एक वैल्यू भी इमर्ज होकर आई। स्वराज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एक वैल्यू भी इमर्ज होकर आई एट सोशल कलेक्टिव लेवल। दैट इज वाई स्वराज वॉज सच एन इंपॉर्टेंट रैलिंग क्राई। मतलब हमेशा रैलिंग क्राई का मतलब यह कि हमेशा स्वराज के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा, डिबेट, डिस्कशन या फिर डिमांड इतनी ज्यादा चलती रही है, बिकॉज स्वराज जो है सबसे पहले आपको देने का काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट रैलिंग क्राई इन द फ्रीडम मूवमेंट which inspired even Bal Gangadhar Tilak, and he said in one of his famous statement that Swaraj is my birthright and I shall have it। जब हमें एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच देखी थी, हमने पढ़ा था इसको, है ना, याद होगा आपको। उसके बाद
इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज, अगर हम स्वराज को समझे एज अ रूल ओवर द सेल्फ, आपका कंट्रोल ऑफ द सेल्फ की बात तो चलो क्लियर हो गई कि पॉलिटिकल रूल हिंदुस्तानियों का होना चाहिए दूसरे हिंदुस्तानियों के ऊपर, वो वाली बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप यहां पर देखो जरा एक मिनट के लिए, द प्रिसाइज नेचर ऑफ स्वराज एट विच गांधीजी एम्ड ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, इट वॉज नॉट क्लियर टू कंटेम्पररीज नेशनलिस्ट। उनको पता ही नहीं था कि गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं अपने स्वराज के मीनिंग से। तो गांधी जी का स्वराज का मॉडल क्या है? इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज एज अ रूल ओवर द सेल्फ दैट वॉज हाईलाइटेड बाय महात्मा गांधी इन हिज वर्क हिंदू स्वराज। ये गांधी जी की अकॉर्डिंग ये प्रॉपर, ये रियल, ये कोर स्वराज होता है, जहां पर ये बोलते हैं इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो वो है आपका खुद का सबसे पहला स्वराज। स्वराज सिर्फ फ्रीडम नहीं है, बट इट इज अबाउट लिबरेशन इन रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी इज्जत को लेकर एक लिबरेटेड इंडिविजुअल हो। आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को आप निखारना चाह रहे हो, एज वेल एज रियलाइज भी करना चाह रहे हो। ऐसे इंस्टीट्यूशन से निजात पाना चाह रहे हो आप जो कि इंसानी जीवन की, उनकी भावनाओं की, उनकी रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ एंड इट्स रिलेशन टू कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। आप अंदर से क्या हो और आपके अंदर सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक एटीट्यूड या एप्टीट्यूड है कि नहीं है। आप दूसरी कम्युनिटी, सोसाइटी, अलग अलग जाति के लोगों से, धार्मिक लोगों से आप अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हो, उनके दुख को आप अपना दुख समझते हो, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हो। दिस इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज। मुझे बताओ एक चीज सच्ची तरीके से, गांधी जी का ये जो स्वराज का मॉडल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कुछ ज्यादा ही फिलोसफिकल नहीं हो गया? है ना? मारे इतनी बातें किसी को समझ में आएंगी कि स्वराज इज अबाउट, देखो स्वराज इज अबाउट नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम बट लिबरेशन इन रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेसिटीज को एनहेंस करना फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन। आपका इनर सेल्फ, रियल सेल्फ क्या है और वो कैसे लिंक होता है कम्युनिटीज के साथ और सोसाइटी के साथ। ये वाली बातें एकदम से समझ में आएंगी नेशनल लीडर्स को, लोगों को, जब तक गांधी जी खुद ना बताएं कि उनके अकॉर्डिंग स्वराज क्या है। अब गांधी जी का आप अगर वो जान लो, गांधी जी का अगर आप वो जानो कि ये कैसे अपने आप को चलाते थे या फिर इनका हमेशा प्रोजेक्ट कैसा रहता था किसी भी एरिया में। चंपारण में ये सिर्फ शेयर क्रॉपर की मदद करने नहीं गए वहां पर, बल्कि ये काफी टाइम तक रुकते भी हैं। सोशल चेंजेस लाने के लिए, लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, अनटचेबिलिटी, इन सारे इश्यूज पर इन्होंने काम करा। और इनका साथ देने वहां पर थी इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी। तो गांधी जी बिलीव्ड द डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। मतलब गांधी जी के जमाने में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्रशासन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, लोग जिस तरीके से मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर,
अगर लोग एक बार के लिए स्वराज का रियल मीनिंग सीख जाएं और फिर वो प्रशासन के सामने लड़ें और वो तरीका जान जाए कि लड़ना कैसे है, हमें लड़ना है स्वराज की लड़ाई, हमें आज़ादी तो अपने आप मिल जाएगी। तो गांधी जी का मानना था इट वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और गांधी जी कहते थे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर भारत में 21st सेंचुरी के लिए इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने ये सारी बातें अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर कही हैं, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी। अब इसके ऊपर की कहानी मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी में और डिटेल में पढ़ाऊंगा और पीएसआईआर में तो मच ग्रेटर डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसी चैप्टर में वो सारी कहानी है ऑन्ग सेंग सू की, नेल्सन मंडेला की, जैसा कि आप इनको यहाँ पर ये देख पा रहे हो। He is Nelson Mandela and she is Aung San Suu Kyi. डिबेट ओवर बॉयकॉटिंग ऑफ काउंसिल इलेक्शंस। अब मुझे एक बात बताओ, जब नेहरू जी अब ये कह रहे हैं इनको कि गांधी जी का स्वराज का मॉडल एक वेग स्वराज है विद नो क्लियर कट आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, बताओ ऐसा है? नेहरू को बोलो तुम खुद समझ पाए हो गांधी जी के स्वराज के मॉडल को? आगे चलकर गांधी जी इस आइडिया को धीरे धीरे मासेस को बताएंगे, मासेस को क्योंकि प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी जिस ब्रॉडर विजन के साथ चीज़ों को देख रहे हैं मासेस को एकदम से नहीं समझा सकते ना वो। अब देखो गांधी जी ने बोला कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर या कुछ भी आगे चलकर, क्योंकि वॉयलेंस करना एक कायरता की निशानी होती है, बहुत ईजी वे होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे, घटनाक्रम थे कि जब लोग जो है वो अपना टेम्पर लूज कर जाते थे प्रशासन के सामने, फिर गांधी जी मजबूर हो जाते थे मूवमेंट को विड्रॉ करने के लिए, और वो क्या बोलते थे हमेशा, मासेस आर नॉट रेडी। डिबेट ओवर बॉयकॉटिंग ऑफ काउंसिल इलेक्शंस। हाँ जी बताओ। हाँ मतलब ये 90% केसेस में तो होता ही था वो, इसलिए गांधी जी ने हमेशा एक डिस्टेंस रखा है, एक मर्यादा रखी है कि वो जिस तरीके से मर्दों को समझा रहे हैं तो वो सेम तरीके से औरत को नहीं समझा सकते। बहुत सारी जगह पे मान लो कि पिकेटिंग ऑफ शॉप्स हो रहा है, इवेंट हो रहा है कि लिकर शॉप्स को तोड़ा फोड़ी चल रही है, वो चल रही है। अब अगर उनको महिलाओं को समझाना है कि ये तोड़ा फोड़ी ठीक बात नहीं है, ठीक है, गांधी जी मर्दों से तो थोड़ा बहुत कठोर शब्द बोल सकते हैं। शब्द बोलने में गांधी जी मतलब ऐसे नहीं थे कि बहुत सॉफ्ट थे, नरम दिल के हैं, आराम से समझा रहे हैं, वो कठोरता से बात करते थे बहुत बार। अब कठोरता से बात का मतलब ये नहीं है कि वो MCBC बोल रहे हैं लोगों को, उनके बोलने का तरीका ऐसे लगता था कि लोगों को काफ़ी दिन तक, काफ़ी हफ्तों तक, महीनों तक, जीवन भर तक उनको उनकी वो वाली बात याद रहती थी, डांटने का जिसका एक तरीका होता है ना, जैसे वो चीज़, क्योंकि सभी के मन में गांधी जी को लेकर रिस्पेक्ट तो बहुत थी, ठीक है। और जो आपने अभी पूछा ना जैसे, और जो मैंने अभी आपको पर्सपेक्टिव दिया, यही पर्सपेक्टिव बस यूपीएससी को एक बारी पसंद आ गया था साल 2016-17 के आसपास, और यूपीएससी ने ये वाला सवाल पूछ लिया था उठाकर। कहाँ गया नेशनल मूवमेंट, यही है ना। ये देखो, नहीं ये तो वो है 2016 का था आई थिंक।
ये रहा. Discuss the role of women in the freedom struggle, especially during the Gandhian phase. प्रभाव तो डाल रहे हैं ना गांधी जी, तभी तो ऐसी थोड़ी ना आ गई उम्र उम्र की औरतें घरों से बाहर निकल कर. अब इसमें ना अगर आप एक पॉइंट चाहो तो बहुत प्यारा सा पॉइंट आप कस्तूरबा गांधी का भी लिख सकते हो. गांधीयन में सिर्फ महात्मा गांधी थोड़ी ना है, कस्तूरबा गांधी भी तो है. 16 में ही देखो श्रेया, ये वाला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी फिर से एक बार पूछ चुका है. सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में डिफरेंसेस उनके अप्रोच में. एक क्वेश्चन और पूछा गया था, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. आपको पता होगा 2017-18 तक एक प्रक्रिया चल रही थी हमारे देश में, हर कोई गांधी जी के नाम का सहारा लेकर फालतू में कभी कभार धरना प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंच जाता था. बहुत बढ़ गया था ये वाली काम, और मैंने आपको बताया भी था अब ये बैन हो गया है, अब अलाउड भी नहीं है. इसके बाद 18-19 से इसको बंद कर दिया गया था. ये क्वेश्चन उस कंटेक्स्ट में आया था कि थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. प्रेजेंट आपके लिए था उस टाइम पर साल 2018. उसके बाद ये जैसे मैंने आपको एक अभी विमेन वाला क्वेश्चन दिखाया ना, अलग अलग सेक्शंस को ले आओ, पूरे सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ले आओ गांधीयन फेज में. और ये देखो 2019 का क्वेश्चन, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन एंड एनरिच्ड. एक मिनट माइक बंद कर लो अपना, जिसका भी खुला हुआ है. मयूर माइक बंद करो अपना. मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन एंड एनरिच्ड द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज. आपको सिर्फ उन्हीं सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हीं वॉइसेस को लिखना है जिन्होंने इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करा, एनरिच करा. किसकी छत्रछाया में? गांधी जी की छत्रछाया में. जैसे कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको भी देख लो. ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मैंने अभी आपको यहाँ पर जो अभी 11th क्लास की जो फाइल खोली थी, अभी मैंने आपको बताया था ना, चंपारण में भी जब ये गए इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करे, हेल्थ के ऊपर काम करा, अनटचेबिलिटी के ऊपर काम करा. आपको यहाँ पर कोई नेशनल मूवमेंट के एस्पेक्ट नहीं लिखने हैं, ओनली कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. और वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी की मदद से करते थे. ठीक है. तो डिबेट ओवर बॉयकॉटिंग ऑफ काउंसिल इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं. देयर वर सम डिफरेंसेस ओवर बॉयकॉटिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करने की बात चल रही थी ना, कि रिजाइन दे दो वहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बेकार है, इंटरनाइजेशन जो करा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सब बेकार है, सब भ्रम है. लाला लाजपत राय और सीआर दास, इन्होंने गांधी जी का जो आइडिया था ना कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का, उसको बहुत तगड़ी तरीके से अपोज करा. लाला लाजपत राय ने और सीआर दास ने. दे वेहेमेंटली अपोज द गांधीयन आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग काउंसिल इलेक्शंस. लेकिन इस टाइम पर कोई भी लीडर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एक साथ चल रही है, हम इस बार कोई भी संकेत दें अंग्रेजी हुकूमत को कि हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश चल रहा है. कोई अफोर्ड नहीं कर सकते ना इस टाइम पर ये अंग्रेजों को, वरना अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलेंगे. अच्छा भला कांग्रेस का जब ये फेज चल रहा था, आपको याद है ना, मुस्लिम लीग के तो वो मेंबर से मिंटो से मिलने चले गए थे शिमला. However, to maintain Congress discipline, these leaders boycotted the elections held in November 1920, and the majority of the voters to stayed away, कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोट ही करने नहीं जाएंगे. In the midst of a lot of controversies and debates over the Gandhian program, Congress session started at Nagpur
फ्रॉम 26 दिसंबर 1920। ये याद रखना, जैसा जो सर्दियों वाला जो नॉर्मल सेशन हो रहा है वो हो गई, 26 दिसंबर को हुआ, लेकिन उससे पहले स्पेशल सेशन हो चुका था जहां पर कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को क्या रेटिफाई करना था, किसको मंजूरी देनी थी, अप्रूव करना था नॉन कॉपरेशन के प्रोग्राम को। इस साल 2 सेशन आपको देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस के, एक कलकत्ता सेशन, एक नागपुर सेशन। हेडिंग क्या है, कलकत्ता टू नागपुर। कलकत्ता के अंदर रेगुलर सेशन नहीं था, वो स्पेशल सेशन था, सिर्फ एक ही पर्पज था उसका, किसको अप्रूव करना, किसको मंजूरी देना, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को। और स्पेशल क्यों था वो, कि सभी कांग्रेस मेंबर्स की एक प्रकार से मंजूरी लेना कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो कौन सी आंदोलन को अपने साथ मर्ज करके लेकर चलना चाह रही है, खिलाफत। नागपुर सेशन 26 दिसंबर 1920। ये जो कलकत्ता सेशन था इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे, लाला लाजपत राय। नागपुर सेशन इट वाज प्रिसाइडेड बाय सी वीरा राघवाचार्यर, इनको विजय राघवाचार्यर भी बोलते हैं बहुत सारी बुक में, या फिर वीरा राघवाचार्यर भी आप बोल सकते हो। नागपुर सेशन जो है इट सॉ द ड्रामेटिक चेंज ऑफ सी आर दास ऑफ बंगाल, हृदय परिवर्तन हो गया इनका। सी आर दास ऑफ बंगाल जो अभी तक इनके साथ मिलकर, लाला लाजपत राय जी के साथ मिलकर अपोज कर रहे हैं ना गांधी जी के आइडिया को कि हम इलेक्शंस को क्यों बॉयकॉट करें। इस टाइम पर क्या है, द नागपुर सेशन सॉ द ड्रामेटिक चेंज ऑफ सी आर दास ऑफ बंगाल फ्रॉम क्रिटिक ऑफ गांधी जी प्रोग्राम टू द मूवर ऑफ नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन एट नागपुर, के जो गांधी जी बोल रहे हैं उसको नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस के एजेंडा में शामिल करा जाए। नागपुर सेशन ऑल्सो एंडोर्स, ऑल्सो सपोर्टेड, ऑल्सो रेटिफाइड द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन, और कुछ कुछ चेंजेस करे गए कांग्रेस के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बुक ने यहां पर बताया नहीं, इसको बताना चाहिए था, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये लाला लाजपत राय और सी आर दास, ये जो गांधी जी ने बोला कि हमें काउंसिल इलेक्शंस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्यों नहीं मान रहे हैं। इनका मानना यह था कि उससे फायदा होगा क्या, हम तो उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। लाला लाजपत राय और सी आर दास ये बोल रहे हैं उससे क्या फायदा होगा, कम से कम अभी हम मेंबर तो हैं, एक बिल को पास होने से भले ही कम मेजोरिटी से, माइनॉरिटी से, मतलब मान लो कि नाम मात्र के बराबर असर है, लेकिन कुछ तो असर है। अंदर रह के हैपनिंग जो जान रहे हैं, वो जो लॉ बना रहे हैं, कम से कम अंदर रहकर हम आप लोगों को खबर तो दे सकते हैं। अगर हम बॉयकॉट करेंगे इलेक्शंस को, अंग्रेज तो यही चाह रहे हैं कि हम मेंबर ना बने लेजिस्लेटिव काउंसिल के, पूरी सत्ता जो भी बिल वो चाहेंगे वो क्या कहते हैं अपने हिसाब से पास करवा लेंगे। और अगर हम बॉयकॉट करेंगे, अंग्रेज इसको रीजन बना लेंगे कि तुम ही तो बॉयकॉट करके गए थे, तुम ही नहीं तो पार्टिसिपेट नहीं करा था, अब हम तो मेजोरिटी से ही कोई भी बिल लेकर आए हैं। फिर वो बिल अगर दोबारा एक्ट बनकर रॉलेट एक्ट जैसा हुआ, तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ हम पर उस चीज को लागू करेंगे। तो हमें काउंसिल्स के अंदर रहकर, मेंबर रहकर, अंदर पार्लियामेंट्री सेशंस में, समझ जाओ इसको, मैं पार्लियामेंट्री सेशन अगर कह रहा हूं, पार्लियामेंट बना नहीं है, पार्लियामेंट्री सेशंस में जब ये बिल पास होंगे, एक्ट बनेंगे, हमें तब अंदर रहकर अपोज करना चाहिए, अंदर प्रोटेस्ट करना चाहिए। जब हम ये थप्पे बजाते हैं अंदर बैठ के, बाहर से नहीं करना चाहिए कि मेंबर ही नहीं है उसके। बस इस बात के ऊपर डिबेट थी गांधी जी के साथ। तो क्या क्या चेंजेस यहां पर इंट्रोड्यूस करे गए कांग्रेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन द कांग्रेस, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर ऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर ऑर्गेनाइज हो रही है तो किसका सपोर्ट मिलेगा, फ्रॉम वेरियस रीजन एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट। प्रिंसिपल के अंदर क्या चेंज हुआ, कांग्रेस का जो नया गोल था, इट वॉज टू अटेन स्वराज। कैसे माध्यम से, थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स रेदर देन अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। नया गोल कांग्रेस का क्या हुआ, स्वराज को अटेन करना पीसफुल और लेजिटिमेट तरीके से, रेदर देन अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। प्रेयर्स, प्लीड्स, रिक्वेस्ट वगैरह करके कुछ भी नहीं,
उसके लिए प्रॉपर तरीके से ये माना गया। अब ये जो स्वराज है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये भी तो स्वराज होता है और सेल्फ गवर्नमेंट का सपना भी स्वराज होता है ना। बात ये है कि स्वराज हमें अटेन करना है पीसफुल लेजिटिमेट तरीके से, लेकिन यहां पर काइंड ऑफ एक छुपी हुई वॉइस जो है वो ये है कि आंदोलन को रेटिफाई करा जाएगा। इस टाइम पर अगर आंदोलन सत्याग्रह करनी पड़े, बॉयकॉट करना पड़े, तो आप इससे पीछे नहीं हटोगे। पहली बार मॉडरेट जो है वो एक नया स्टेप रखने जा रहे हैं, पहली बार। और ये किसकी वजह से हो पा रहा है पॉसिबल? गांधी जी की वजह से। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो नया आइडिया स्वराज का, ये सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया से कैसे अलग है? यही तो गांधी जी समझाएंगे मासेस को, यही तो समझाएंगे वो नेशनल लीडर्स को, जिसको नेहरू जी खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं अभी ऊपर। यहां पर कह रहे हैं नो क्लियर आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, इट इज अ वेक कंसेप्ट। यही समझाना चाह रहे हैं। ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए। ये चेंजेस क्योंकि आ क्यों रहे हैं? कौन ला रहे हैं चेंजेस को? कौन समझा रहे हैं मेंबर्स को? गांधी जी। श्रेय क्या बोल रहे थे अभी आप? कुछ कह रहे थे श्रेय? हाँ, वही मतलब अब चीज, वो बॉयकॉट वगैरह चीजें अभी तक क्या मॉडरेट्स अपना रहे थे? उनको बताओ। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है। अब पता है बाकी लोग आनाकानी करेंगे भी क्यों नहीं? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जूता जो पड़ा है मुंह पे इस वजह से। कुछ कर सकते हैं मयूर? कुछ नई चॉइस है गांधी जी की बात ना मानने के अलावा? नहीं, आप बता दो कोई और लीडर हो, कोई इफेक्टिव हो, जिसकी चल पा रही हो, जिसके जिसके तौर तरीकों से सक्सेस मिल पा रही हो। बाकी सारे लीडर्स टेलीग्राम के ग्रुप की तरह रह गए हैं। गांधी जी बना रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल। हाँ। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन द कांग्रेस। कांग्रेस और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या हुए? कांग्रेस वॉज नाउ टू बी लेड बाय वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स। अब प्रॉपर तरीके से कांग्रेस के किसी भी एजेंडा को रेटिफाई करा जाएगा, वो किसके द्वारा करा जाएगा? एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। कितने मेंबर होंगे इसमें? 15 मेंबर्स, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरीज। वार्ड कमिटीज वर ऑर्गेनाइज। एंट्री फी वॉज रिड्यूस टू 4 आनास, ताकि अगेन क्या करा जाए? ये वाला पॉइंट अगर मैं रिपीट करूं यहां पर, मास सपोर्ट फ्रॉम वेरियस रीजन एंड सेक्शंस। होगा कि नहीं होगा? फीस भी कम है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कमिटीज फ्रॉम टाउन टू विलेज लेवल। अब डिसेंट्रलाइज लेवल तक कांग्रेस जो है, कांग्रेस एज अ पार्टी, एज अ ग्रुप, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा लग रहा है कि वो ग्रास रूट लेवल से सेंट्रलाइज लेवल तक वर्क करेगा। एक प्रिंसिपल हमने देखा क्या चेंज हुआ? स्वराज जो है वो गोल बन गया नया कांग्रेस का। दूसरा, कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल ऑल्सो। बात तो यही है ना? आप क्लियर हो गए ये वाला पॉइंट? अगर आप पहले वाले पॉइंट को सिंक कर दो, सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ो उसको, कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल ऑल्सो। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है जब आप प्रेयर्स, प्लीड्स, पिटीशंस, इन सब का सारा ना लेकर आप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ और हथकंडे अपनाते हो, प्रोवाइडेड देयर पीसफुल मेथड्स। प्रोवाइडेड देयर पीसफुल मेथड्स। अब क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है सिविल डिसोबीडियंस, ये हो सकता है नॉन कॉपरेशन, ये हो सकता है किसी भी प्रकार की आंदोलन जो पीसफुल हो, बॉयकॉट करना हो सकता है, या फिर कोई भी बिल वगैरह जो पास हो रहे थे उसके खिलाफ एक स्ट्रांग वॉइस रेस करने से सब मतलब हो सकता है। और मासिस को एक जगह पर इकट्ठा कर कर कुछ स्लोगन्स रेस करवाना, प्रशासन को खत भेजना, ये लिखकर एक A4 शीट ली, सबने साइन करे कि इतने इतने लोग, 20,000 लोग सर जी ये चाहते हैं कि आप ये वाला डिसीजन इंप्लीमेंट ना करो, आप प्यार से बात मान जाओ तो ठीक है, फिर रोज जो है वो घेराबंदी होगी, हम करेंगे सब कुछ पीसफुल तरीके से ही, लेकिन आपकी नॉर्मल जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो लाइफ है वो इससे हॉल्ट होगी। क्योंकि बात वही है ना, जैसे कि मैं आपको बड़े सारे चैप्टर से एक रिदम समझा रहा हूं यार, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो अच्छा करा हुआ आपका किसी को पसंद नहीं आ रहा तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी को प्यार नहीं दे सकते कि नहीं मैं तो तेरे को प्यार दे के ही रहूंगा, चाहे सामने वाले को पसंद आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉजिटिव मूव ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस टू मेक इट अ रियल मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब ये चीज श्रेय लग रही है कि कांग्रेस इज अ रेनबो लाइक कोलिजन।
अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने हाईलाइट करा था शुरू शुरू में। क्यों शाइनी, बनती जा रही है भी उसी तरफ। तो दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस अ फंडामेंटल चेंज इन द सोशल composition ऑफ द पार्टी एज वेल एज इन इट्स आउटलुक एंड पॉलिसीज। गांधी ने एक नया वेपन अपनाया था। नोवल का मतलब होता है न्यू, इनोवेटिव। नोवल वेपन ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी विद द नोवल वेपन ऑफ सत्याग्रह इमर्ज एज द मास लीडर इन द कांग्रेस पार्टी। एक पीएससी का एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो वो बिहार पीएससी का आया था या फिर उत्तराखंड पीएससी का। लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे किसी ने उस क्वेश्चन के बारे में दिखाया था। उसमें यह दे रखा था मयूर कि गांधी जी के पास सबसे पावरफुल हथियार कौन सा था। ऑप्शन थे AK-47, ऑप्शन 2 न्यूक्लियर वेपन, ऑप्शन 3 बायोलॉजिकल वेपन, ऑप्शन 4 सत्याग्रह। हाँ, ये ऑप्शन थे अखंड वाले। तो रिएक्शन ऑफ वेरियस सेगमेंट्स आफ्टर द कांग्रेस एंडोर्स नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। तो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के क्या रिएक्शन आए थे जिसको सपोर्ट भी मिला कांग्रेस के नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से। ठीक है, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट स्पेशली दोस्त फ्रॉम बंगाल, इन्होंने बोला हम आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। तो फिर गांधी जी ने भी बोला देखो फिर अहिंसावादी, ये हिंसावादी नहीं होना है, आपको अहिंसावादी रहना है। उन्होंने कहा ठीक है बापू, जब तक आप बोलोगे तब तक आपके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जब सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, आप अगर बता रहे हो कि नया तरीका है अंग्रेजों को झुकाने का, और हमने आपकी सक्सेस स्टोरी सुनी भी है, आपने चंपारण में सक्सेस पाई, आपने अहमदाबाद में सक्सेस पाई, आपने खेड़ा में सक्सेस पाई, आपको कभी भी कोई अरेस्ट करता है तो आपको और आपके बंदों को उसको छोड़ना पड़ता है, आपकी सजा भी पूरी नहीं होती है, आपको जेल से जल्दी रिहाई मिल जाती है। तो अगर आपके तौर तरीकों से प्रशासन टाइम टाइम पर झुक रहा है और पूरा हिंदुस्तान अगर आपके पीछे पीछे आ रहा है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी लेकिन वो करते अच्छा थे, लेकिन गांधी जी की पता है दिक्कत थी। जिस इंसान के पीछे सक्सेस जुड़ी होती है ना, उसका एक रवैया होता है, वो बात कम करता है और एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करता किसी को। अब संसार में किसी भी पर्सनैलिटी को उठाकर देख लो, आप उससे किंतु परंतु करोगे ना, वो खींच कर थप्पड़ लगा देगा वो आपको एक। वो क्योंकि ब्रॉडर विजन को देखता है। और वो इंसान ना, राजा कभी भी आप पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपको कोई भी चीज समझाने के लिए, क्योंकि आपकी सोच जो है वो नैरो माइंडेड है। आप कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस है, वो आप कुछ दिन या हफ्ते या सालों के लिए सोच रहे हो। राजा जो है अगर वो कुछ कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो पेन हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो गेन हो। गांधी जी की एक बहुत बुरी आदत थी यही वाली। गांधी जी कोई भी डिसीजन लेने के बाद ना एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे किसी को। अब वो ये बोलते थे कि एक्सप्लेनेशन देने का फायदा अभी नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा मेरा डिसीजन। अब होता क्या था इसकी वजह से, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, क्यों पॉइंट ये वाला रेस कर रहा हूं। टाइम टू टाइम गांधी जी अपने अपने अलग अलग मास मूवमेंट्स को विड्रॉ कर लेंगे। अब जनता पागल है क्या, लोग अपना स्कूल छोड़ाए, कॉलेज छोड़ाए, उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ दिया। अब करे तो करे क्या जीवन में। तुमने तो सपना दिखाया था कि इतने इतने टाइम में ऐसे रास्ते पे चलते रहो, ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम बोल रहे हो आई एम विड्रॉइंग द मूवमेंट। सब तितर बितर होके बैठ गया। अब लोग घर पे बैठे हुए हैं, करने के लिए कुछ नहीं। इन्हीं हरकत की वजह से गांधी जी, एक छोटा बच्चा जो कि बड़े होकर हो सकता है गांधीवादी रास्ते पे चलता, गांधी जी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था बचपन में, जब वो, उसका दिमाग, उसकी सोच एक कच्ची मिट्टी के घड़े जैसी थी। भगत सिंह बड़ा खुश होता ना श्रेया, मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि गांधी जी ने बोला हमें 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी अगर इनके तौर तरीके से चला जाए। तो रातों रात खबर आती है उसको शाम को,
गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस खींच लिया है। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बड़े होकर कहता भी है वो, कहता है सान्याल बाबू ने अगर हम जैसों के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ना खुलवाई होती, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम, अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला नहीं, अंग्रेजी यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार से हमें एडमिशन देने को तैयार नहीं, कहां जाते क्या करते। जिसकी रोटी और जिसके करियर में बात आ जाए ना, आप कभी भी उससे हंसी मजाक करो ना, फिर आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, वो पर्सन कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आपके कोई करियर के साथ कभी खेल जाए ना, और वो आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया जो कि आपको शॉर्ट टर्म में बुरा लग रहा है, वो कह रहा है लॉन्गर टर्म में बताऊंगा मैं तुम्हें क्या अच्छा क्या तुम्हारे लिए। जनता में इतना पेशेंस नहीं होता। गांधी जी अगर ये सारी चीजें समझ रहे कि मुझे अभी स्वराज का जो मतलब है वो लोगों को अभी समझाने का वक्त नहीं है, तो तुम कम से कम, जब तुम ये जानते हो कि लोग इंपेशेंट हैं, तो उन इंपेशेंट वालों को कम से कम एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो देकर क्लियर तो करो। तभी तो एक रेवोल्यूशनरी पर्सन के द्वारा मारे जाते हैं, नाथुराम गोडसे के द्वारा। हरकतों से त्रस्त आ गए थे कुछ लोग गांधी जी की, छल्ली कर दिया, सीने में गोली ठोक दी। सम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसंत, जीएस खरपड़े, बीसी पाल, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। गांधी जी की ज्यादा ही कुछ चल रही थी, इनको पसंद नहीं आया गांधी का रवैया। गांधी इन सारे लोगों को एरोगेंट लगते थे। अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दी ना इतनी सारी गांधी के एटीट्यूड के बारे में, ये उसी का परिणाम है। दे बिलीव्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल एंड नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। गांधी जी के तरीके में भी कहां कोई वॉयलेंस है या कुछ भी ऐसा है। गांधी जी तो मॉडरेट अप्रोच में +1 कर रहे हैं। +1 क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह, बॉयकॉट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। इसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या बताओ? और मजाक की बात, हंसने वाली बात यह है, इनमें जो कांग्रेस को छोड़ने वाला जो पर्सन है और जो ये कह रहा है कि वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉफुल स्ट्रगल नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, उनमें से एक पर्सन है मोहम्मद अली जिन्ना। आगे चलकर यह मुख्य कारण बनेगा हरामजादा पार्टीशन का। यही तो जाकर सबसे ज्यादा उछल उछल कूद कूद के सपोर्ट करता है टू नेशन थ्योरी को। पता नहीं वाली बात। अभी तो ये जवान है, 1947 तक आते आते 46 45 तक आते आते मुस्लिम लीग की कमान इसके हाथों में होगी, तभी हरामजादा कहेगा यस आई राइटली बिलीव द वॉइसेस ऑफ द मुस्लिम लीग दैट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस। 2 नेशंस लोगों को ही कहता है, लोगों को ही नेशंस कहा जाता है वैसे, अगर आपको पता हो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दैट इज वाई देयर शुड बी 2 सेपरेट टेरिटरीज in order to fulfill the interests of both the religious communities. India, land for Hindus. Pakistan, land for Muslims. यही है वो हरामजादा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, एंड देयर आफ्टर he played a minor role in national politics. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।